Once again, welcome to all of you here. This is Anshu. Without wasting lots of time, come to the point. Basically, this is the part 6 of physics section and आपको बता देता हूँ एक पार्ट। इससे पहले मैंने पार्ट 5 करा है। एक्सपेक्टेड सीरीज चल रही है जो आपके एग्जाम के लिए भाई इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। मेरा टारगेट है कि आपको फिजिक्स पे 15 to 20 स्कोर किसी न किसी कराना है, मीन्स इतने के बीच में कम से कम तो स्कोर लाना ही है। सो वही यहाँ पे हम करा रहे हैं। पार्ट अपना कौन सा होने वाला है 6। कॉन्टेंट बिल्कुल तगड़ा आपको मिल जाएगा, मीन्स जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से है, बोथ लैंग्वेज पे क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाएंगे, तो आपको किसी भी टाइप का टेंशन नहीं लेना। ठीक है, सो चलो चलते हैं, डिस्कस करते हैं। पीडीएफ टेलीग्राम चैनल ऑनलाइन एजुकेशन से डाउनलोड कर लेना। कोई दिक्कत आए तो मैं हूं आपकी हेल्प करने के लिए। ठीक है भाई, सो चलो चलते हैं और डिस्कस करते हैं। क्वेश्चंस आपको बताना है, 20 क्वेश्चन है। 20 क्वेश्चन में आपका कितना स्कोर है आप बता सकते हो। डेफिनेटली यहाँ पे क्वेश्चन पे जो कॉन्सेप्ट बन रहा होगा वो भी डिस्कस जरूर करते चलेंगे। पहला क्वेश्चन क्या है, लाइट ईयर इज अ यूनिट ऑफ, ये सभी को क्वेश्चन का आंसर आता है। लाइट ईयर मीन्स प्रकाश वर्ष निम्न से किसकी इकाई है, दूरी की इकाई है, ये सभी को आता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। 1 नैनोमीटर इज इक्वल टू, 1 नैनोमीटर बराबर होता है। ये भी क्वेश्चन 80% लोगों को आता है। मैं बताऊंगा कौन सा क्वेश्चन नहीं आता है, उस क्वेश्चन को आपको कंप्लीट करना है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन बनते हैं, मतलब 1 नैनोमीटर इज इक्वल टू, 1 नैनोमीटर किसके इक्वल होते हैं मैं आपको बता देता हूँ। 1 नैनोमीटर इक्वल टू होता है 10⁻⁹ मीटर। बट यहाँ पे देखो 10⁻⁹ मीटर पे नहीं है, सेंटीमीटर पे है। सो डेफिनेटली जिस को ये आता है आज दिक्कत कर देते हैं, गलत कर देते हैं। यहाँ पे ये नहीं राइट होगा, यहाँ पे राइट होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, क्योंकि सेंटीमीटर में दिया हुआ है। किस पे दिया हुआ है, सेंटीमीटर में यहाँ पे दिया हुआ है। आपका 100 का डिवाइड करना पड़ेगा, देन आपका जो राइट आंसर आएगा मीन्स 10⁹ और आपको 100 से मीन्स यहाँ पे गुणा करना पड़ेगा। सो आपका राइट आंसर 10⁻⁷, वो भी किस में आएगा, सेंटीमीटर में आएगा। सो राइट आंसर क्वेश्चन 2 का सी था। नेक्स्ट बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, निम्नलिखित राशियों में से किसका आयाम मीन्स विमा शेष तीनों से भिन्न है, मीन्स 3 की विमा समान है और किसकी विमा डिफरेंट है बताना है। पहली है एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम की, फोर्स पर यूनिट एरिया की, और लास्ट है आपका प्रोडक्ट ऑफ वोल्टेज एंड चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम की, और लास्ट है कोणीय संवेग प्रति इकाई द्रव्यमान की। मीन्स इनमें से किसकी विमा डिफरेंट है अपने को यहाँ पे ये बताना है। तो मैं क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आपको आंसर बताता हूँ और विमा बताता हूँ। आपको अगर आता होगा तो आई थिंक अभी तक आपने कर भी लिया होगा। 3 का राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। आपने एंगुलर मोमेंटम का नाम सुना होगा, इसका जो डायमेंशन होता है वो होता है L2T-1। ठीक है, L2T-1। बाकी यहाँ पे जितने भी दिए हुए हैं उन सभी के डायमेंशन की बात कर लेते हैं। जैसे ऊर्जा प्रति इकाई आयतन या बल प्रति इकाई क्षेत्रफल, इनका जो डायमेंशन होता है वो होता है ml-1t-2, ml-1t-2। सो राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पे 3 का डी होना था और कोई नंबर नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर यहाँ पे बढ़ते हैं। क्वेश्चन पूछा है कि व्हाट आर द 2 काइंड्स ऑफ रोटेटरी मोशन, मीन्स घूर्णन रोटरी गति के 2 प्रकार क्या है, मीन्स रोटेटरी मोशन के जो 2 प्रकार होते हैं वो कौन कौन से हैं। तो सिंपल से मैं बता दूं, राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ये तो आपको थोड़ा लर्न करने वाला ही है। क्वेश्चन क्या है, स्पिन एंड ऑर्बिटल मोशन, स्पिन एंड ऑर्बिटल मोशन आर द 2 काइंड्स ऑफ रोटेटरी मोशन, मीन्स स्पिन एंड ऑर्बिटल मोशन जो आपके होते हैं ये मीन्स आपके इसे बोल सकते हैं रोटेटरी मोशन के 2 प्रकार होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की, और क्वेश्चन नंबर 5 क्या है, व्हेन अ बॉडी मूव्स इन अ सर्कुलर पाथ नो वर्क इज डन बाय द फोर्स सिंस, जब कोई एक शरीर वृत्ताकार पथ में चलता है तब कोई कार्य बल द्वारा नहीं किया जाता है। क्योंकि बताओ अभी क्यों कार्य नहीं किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 5 इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। कोई विस्थापन नहीं होता, कोई कुल बल नहीं होता, और बल और विस्थापन एक दूसरे के लंबवत होते हैं। बिल्कुल सही बात है कि जो आपका फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट होते हैं वो एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं। आपने फार्मूला पढ़ा होगा W=Fs cos थीटा, W=Fs cos थीटा। ठीक है, जहाँ पे जब परपेंडिकुलर की बात कर ली जाती है तो θ=90 हो जाता है एंड cos 90 का मान 0 हो जाएगा। देन आपका कोई भी कार्य नहीं करते हैं। यही तो यहाँ पे पूछ रहा था, तो राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी होना था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, द हॉरिजेंटल रेंज ऑफ अ प्रोजेक्टाइल इज 4√3। तो कोई यहाँ पे 4 रूट मुझसे उस पर बन नहीं रहा था तो मैंने रूट लिख दिया, तो आई थिंक आपको कोई दिक्कत ना होगी। 10 इट्स मैक्सिमम हाइट, इट्स एंगल ऑफ प्रोजेक्शन विल बी, एक प्रक्षेप की क्षैतिज सीमा इसकी अधिकतम ऊंचाई की 4√3 गुना, इतना याद रखना 4√3 गुना है। ठीक है, इसका प्रक्षेपण कोण क्या होगा, तो 6 का डी नंबर। अब कैसे करोगे, इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी होगा। 30 डिग्री, 30 डिग्री करने का ट्रिक मैं आपको बता देता हूँ। अगर नहीं कर पाते, वैसे मैं बेसिक वे आपको बता देता हूँ करने का। देखो जो आपको करोगे तो वो तो R=, मैं आपको बेसिक भी बताऊँगा और शॉर्ट भी बता देता हूँ। तो चलो R=4h cos थीटा मान लेंगे। ठीक है, देन अगर अपना R= जो वैल्यू हो जाएगा वो 4√3h आ जाएगा। ये तो एक शॉर्ट वाला हो गया। देन θ=30 डिग्री, क्योंकि cos 60 का मान होता है 30। देन ये तो छोड़ दो, ये अगर आपको नहीं समझ में आता, मुझे भी थोड़ा सा लेंदी लगा, मैं आपको दूसरा बताता हूँ चल के।
वो देखो थोड़ा सा शॉर्ट में था, बट यहाँ पे मैंने कॉन्सेप्ट वाइज अपने रजिस्टर पे कर दिया, आपको कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। r बराबर 4√3h मान लेते हैं यहाँ पे हाइट का, आगे v स्क्वायर साइन 2 थीटा अपान जी, देन वैल्यू इक्वल हो जाएगा 4√3h का मान यहाँ पे जाके रख दिया इन्होंने। बाकी आप देखो ईजिली देख लो, अगर आपको कोई दिक्कत आ रहा हो मैं यहाँ पे आपको सॉल्यूशन दिखा देता हूँ, कोई दिक्कत का सीन है नहीं, ईजिली कर पाओगे। हाँ आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देन थीटा इक्वल टू साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा 1/√3 आ रहा है, लेकिन वहाँ पे कॉट दिया हुआ था, तो साइन कॉस का क्या हो जाएगा tan थीटा √30 का मान होता है, बट इसका जस्ट अपोजिट करना है, तो कॉट में वही वैल्यू 60 का आ जाएगा, मीन्स 30 का आ जाएगा। सो राइट आंसर ऑप्शन नंबर यहाँ पे 30 डिग्री होना था। तो नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं। क्वेश्चन और देखो 300 नहीं है, 30 डिग्री है, 90 डिग्री, 60 डिग्री, 45 डिग्री। अगला क्वेश्चन है, इफ टाइम ऑफ अ फ्लाइट ऑफ प्रोजेक्टाइल इज 10 सेकेंड, रेंज इज 500 मीटर, द मैक्सिमम हाइट अटेंड बाई इट विल बी, मीन्स प्रक्षेप की उड़ान का समय इतना दिया हुआ है, जिसकी रेंज सीमा इतनी है, इसके द्वारा प्राप्त अधिकतम ऊंचाई होगी। अधिकतम ऊंचाई पूछ रहा है, सिंपल सा है, करने का ट्रिक आपको पता होना चाहिए, मैं बताता हूँ। यहाँ पे एक फार्मूला होता है, t बराबर 2u sin थीटा अपान जी, tu sin थीटा अपान जी। यहाँ पे t इक्वल टू कितना दिया हुआ है 10 सेकेंड, t इक्वल टू कितना दिया हुआ है 10 सेकेंड। देन आपका और u sin थीटा का मान कितना आ जाएगा, वो आ जाएगा 50 मीटर पर सेकेंड, 50 मीटर पर सेकेंड। अभी मैक्सिमम हाइट आपसे पूछ रहा था ना, मैक्सिमम हाइट, तो हाइट के लिए फार्मूला क्या होता है, h बराबर यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपान 2g, h बराबर यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपान 2g। अब इसे देखो ऊपर वाले को लिख सकते हैं ना, u sin थीटा का होल स्क्वायर लिख सकते हैं ना, u sin थीटा, जबकि इसका वैल्यू मैंने अभी लिखा था 50, u sin थीटा का होल स्क्वायर अपान 2g। अब u sin थीटा मतलब 50 इंटू 50, सो चलो 50 इंटू 50 अपान 2 इंटू जी का मान 10 दिया हुआ है, एक इससे कट जाएगा। अब कितना आ जाएगा ऊपर, 50 पंचे कितना होता है, इधर से 25 आ जाएगा, ठीक है, 25 पंचे 125। देन नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए होना था, ठीक है। कोई दिक्कत तो नहीं है ना, अगर कोई भी किसी भी क्वेश्चन में दिक्कत है तो भाई बता दिया करो कि भाई ये समझ में नहीं आया, वो समझ में नहीं आया, मैं आपको फिर से रिवाइंड करके टेलीग्राम पे बता देता हूँ। अ बॉडी हुज मोमेंटम इज कांस्टेंट मस्ट हैव कांस्टेंट, एक शरीर जिनका संवेग गति अविरत कांस्टेंट है, निम्न में से क्या अविरत कांस्टेंट होना चाहिए, मीन्स उसका संवेग मतलब कांस्टेंट है, क्वेश्चन 8 पे। सो इसका राइट आंसर आपको हो जाएगा वेलोसिटी, ऑप्शन नंबर बी। कैसे हो जाएगा आपको पता होगा, गिवन मास जब पी प्रोपोर्शनल टू वी होता है, जब आपका गिवन मास पी प्रोपोर्शनल टू वी होता है, इफ द मोमेंटम अगर किसी का कांस्टेंट होता है, देन उसका वेलोसिटी भी कांस्टेंट होता है, ठीक है, सिंपल से। अगर उसका मोमेंटम कांस्टेंट होगा तो उसका वेलोसिटी भी क्या होगा, कांस्टेंट होगा। सो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन है, अगर किसी बांध से पानी 19.6 मीटर नीचे टरबाइन व्हील पर गिरता है, तो टरबाइन पर पानी का वेग क्या होगा। सिंपल से मैं बता देता हूँ आपको, पोटेंशियल एनर्जी आपका जो हो जाएगा वो काइनेटिक एनर्जी के इक्वल हो जाएगा, मीन्स पी इक्वल टू किसके हो जाएगा, के। आपको पोटेंशियल एनर्जी का फार्मूला पता होना चाहिए और काइनेटिक एनर्जी का, तो पोटेंशियल एनर्जी का होता है mgh बराबर हाफ mv स्क्वायर, mgh बराबर हाफ mv स्क्वायर। देन नेक्स्ट क्वेश्चन क्या, तो mgh बराबर क्या हो जाएगा, mgh बराबर, सॉरी थोड़ा सा बैकग्राउंड साउंड आ गया था, mv स्क्वायर। तो देखो m से m कैंसिल हो जाएगा, उसके बाद नेक्स्ट v बराबर √2gh, v बराबर √2gh, कोई दिक्कत, इधर से स्क्वायर हटेगा उधर अंडर रूट चढ़ जाएगा, तो 2√2g का मान 9.8 और h का मान यहाँ पे दिया हुआ 19.6, ठीक है। इसे अंडर रूट के बाहर निकालोगे तो आपका राइट आंसर आ जाएगा 19.6 मीटर पर सेकेंड, 19.6 मीटर पर सेकेंड। क्वेश्चन नंबर 9 का राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी। देन नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर यहाँ पे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 10 की ओर। क्वेश्चन नंबर 10 है, यहाँ पे देखो, कार्य ऊर्जा प्रमेय के अनुसार एक कण पर कुल बल द्वारा किया गया कार्य निम्न से किसके परिवर्तन विनिमय के बराबर होता है। कुल किया गया कार्य किसके इक्वल होता है, काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, लाइनर मोमेंटम या एंगुलर मोमेंटम, क्या होगा राइट आंसर। सो क्वेश्चन 10 का राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। जो आपका वर्क डन बाई द फोर्स, नेट फोर्स के द्वारा जो किया जाता है वो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी होता है, ठीक है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन के मतलब क्या होता है, मैंने क्या बताया आपको, यहाँ पे बताया कि आपका जो नेट फोर्स होता है वो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी को होता है, ठीक है, ऑफ द पार्टिकल। सो राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए होना था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11 की ओर बढ़ते हैं। इफ मोमेंटम, ये लास्ट टाइम एयर फोर्स पे पूछा हुआ क्वेश्चन है, अगर कर पाते हो आंसर तो जरूर कर पाना, अदरवाइज कोई दिक्कत का नहीं है, मैं यहाँ पे बताने वाला हूँ। आप बिना अभी वीडियो, मतलब इस क्वेश्चन का भी इतनी देर में आंसर हो गया होगा। एक अंगूठे के व्यास पर जड़ता गुण होता है, कितना होता है क्वेश्चन 11 का। सो क्वेश्चन 11 का राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 1/2 mr स्क्वायर, 1/2 mr स्क्वायर, गाइस स्क्वायर है यहाँ पे, 1/2 mr स्क्वायर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12 की ओर पढ़ते हैं। ऑर्बिटल वेलोसिटी ऑफ एन आर्टिफिशियल सैटेलाइट डज नॉट डिपेंड अपॉन, निम्न में से कृत्रिम उपग्रह के परिक्रमण वेग निर्भर नहीं करता, किस पे परिक्रमण वेग डिपेंड नहीं करता। आपको पता होगा v बराबर √gm/r इसका फार्मूला होता है, gm/r इसका फार्मूला होता है। सो क्वेश्चन 12 का राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, उपग्रह के द्रव्यमान पे निर्भर नहीं करता। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 13 क्या है यहाँ पे, बट क्वेश्चन नंबर 13 बताने से पहले मैं आपको कुछ बता देता हूँ यहाँ पे।
परीक्षा ऐप के बारे में बता देता हूँ। अगर अभी तक आपने टेस्ट नहीं लगाया तो मैं कहूँगा भाई एग्जाम के लिए काउंटिंग के कुछ दिन बचे हैं, ऑनलाइन आपका एग्जाम होना है। यहाँ पे ऑनलाइन टेस्ट सीरीज़ है और पहले तो क्या था 30 टेस्ट थे यहाँ पे भाई, अभी मैंने 10 और भी बढ़वा दिए, मतलब कि टोटल 40 टेस्ट हैं। एक टेस्ट की बात करूँ, अगर अपना कूपन कोड डाल दोगे ऑनलाइन D50 बाई करते समय वहाँ पे मतलब कूपन कोड का एक ऑप्शन आता है, तो वहाँ पे डालोगे ऑनलाइन D50 तो 50% का डिस्काउंट मिलेगा। एक टेस्ट का प्राइस लगभग 3.5 रुपये भी नहीं है। दूसरी बात बताऊँ, ऑफलाइन से ऑनलाइन बेटर होता है क्योंकि वहाँ पे भाई अपने को सबसे पहले नेगेटिव मार्किंग क्वेश्चंस बहुत लेंगे अपने, एग्जाम सेम टू सेम एग्जाम की तरह यहाँ पे क्वेश्चंस देखने को मिल जाएंगे। उसके बाद तीसरी चीज़, सबसे बड़ी बात आप रैंक देख पाओगे कि आप कितना रैंक आपका आ रहा है, कितने कैंडिडेट में आपका कितना स्कोर जा रहा है। ठीक है, समझ रहे हो ना, कितने कैंडिडेट में 1 लाख यहाँ पे कैंडिडेट टेस्ट लगाते हैं तो आपका 1 लाख में कितना स्कोर आ रहा है। एग्जाम के लिए कुछ ही दिन बचे हैं, कुछ ही दिन, आप समझदार हो। अगर ये कूपन कोड ना लगे तो ऑनलाइन D40 डाल देना, अभी यही लग जाएगा अभी, क्योंकि अभी ऑफर चल रहा है और ये भी मैंने बढ़वाया था, तो आपको कोई भी दिक्कत नहीं। अगर बाई करते समय कोई भी भाई दिक्कत आए ना तो आप कमेंट करना नंबर, मैं आपसे कॉल पे बात कर लूँगा, देन आपका वो भी सॉल्यूशन क्लियर कर दूंगा। ठीक है, कोई भी प्रॉब्लम होगा तो वो भी मैं क्लियर कर दूंगा। ओके, नंबर कमेंट कर देना अगर बाई करते समय कोई भी दिक्कत आता हो। बाकी अभी ऑनलाइन टेस्ट लगाने का समय आ गया है, ऑफलाइन को साइड में रख दो एंड प्रैक्टिस पे उतर आओ, क्योंकि काउंटिंग की अगर बात कर लेते तो 35 to 40 डेज के बीच में समय बचा हुआ है। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप चेकआउट कर लेना। क्वेश्चन है, निम्न में से किसके बीच अनुभव किया जाता है? ससंजक बल निम्न में से किसके बीच अनुभव किया जाता है? तो क्वेश्चन नंबर 13 तो आपने पढ़ा होगा, क्वेश्चन 13 का राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ये क्वेश्चन भी आया हुआ है एग्जाम पे, कैसे पूछो बताओगे? ससंजक बल की डेफिनेशन ही होती है कि एक ही पदार्थ कणों के बीच लगने वाले बल को हम ससंजक बल कहते हैं। आपने सुना होगा द कोशी फोर्स इज द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द मॉलिक्यूल्स ऑफ अ सेम सब्सटेंस। ठीक है ना, तो वही राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर सेम सब्सटेंस का होता है। तो एक ही पदार्थ के अणुओं के बीच लगने वाले बल को ससंजक बल कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 14, स्थिरांक तापमान के तहत P और 1/V के बीच का ग्राफ होता है। ग्राफ बताना था, परवलय, अतिपरवलय, सीधी रेखा या फिर सर्कल। सो क्वेश्चन नंबर 14 का राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। सर्कल मीन्स स्ट्रेट लाइन, राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15, व्हेन द टार्क्यू इज 0 विल बी कांस्टेंट, जब कुल बलागुण शून्य होता है तो स्थिर अविरत होगा, क्या होगा? क्वेश्चन 15 आपने पढ़ा होगा, इसका भी राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। एंगुलर मोमेंटम आपने पढ़ा होगा कि व्हेन द टार्क्यू इज 0 मीन्स बलागुण जब आपका 0 होता है, देन जब आपका बलागुण जो होता है वो 0 होता है, देन आपका एंगुलर मोमेंटम भी कांस्टेंट होता है, देन आपका एंगुलर मोमेंटम जो होता है वो कांस्टेंट होता है। 16, कार्नो चक्र में शामिल पहला ऑपरेशन कार्य होता है। द फर्स्ट ऑपरेशन इन्वॉल्व इन अ कंट्रोल साइकिल, उसे क्या बोला जाता है? 16 का राइट आंसर। तो 16 का राइट आंसर की बात कर लेते हैं तो आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। समतापी विस्तार बोला जाता है, इसे बोलते हैं आइसोथर्मल एक्सपेंशन। ठीक है, नेक्स्ट 17, What is the effect on the time period of a simple pendulum in the mass of a bob is doubled? एक साधारण पेंडुलम की समय अवधि पर क्या प्रभाव पड़ता है अगर बॉब का द्रव्यमान दुगना हो जाता है? सिंपल से आपने फार्मूला पढ़ा होगा, T = 2π√L/g, जहाँ पे क्या कह रहा है कि T प्रोपोर्शनल टू है √Lg के। ठीक है, T प्रोपोर्शनल टू है √Lg के। ये तो सिंपल से दिख ही रहा है। इट इज़ डज नॉट डिपेंड ऑन मास, ये मास पे डिपेंड ही नहीं करता ना, सिंपल सा है ना, कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा क्योंकि ये मास पे डिपेंड ही नहीं करता। तो राइट आंसर आपको ऑप्शन नंबर डी होना था। अगर आपको फार्मूला नहीं पता था तो आप गलत कर देते। T = 2π√L/g, यहाँ पे पूछा भी जाता है लेंथ अगर डबल कर दिया जाएगा देन टाइम पीरियड, या जी आपका डबल कर दिया जाएगा देन आपके लेंथ पे क्या इफेक्ट पड़ेगा, ये वाला फार्मूला नोट डाउन कर लेना। आगे बढ़ते हैं 18 नंबर, निम्नलिखित में कौन बाकी सबसे अलग है? तो इनमें से डिफरेंट, क्वेश्चन 18 का। सो राइट आंसर ऑफ ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। एम्पलीट्यूड यहाँ पे डिफरेंट है, क्यों? एम्पलीट्यूड इंडिपेंडेंट ऑफ वेवलेंथ, इंडिपेंडेंट होता है वेवलेंथ से, वेलोसिटी एंड फ्रीक्वेंसी से ऑफ ऑक्सीलेशन। सो राइट आंसर ऑफ ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 19 और 20 में आपसे पूछने वाला हूँ, थोड़ा हटके हार्ड है, जो कहते हैं भाई 20 पे 20 आ गया तो उनके लिए मैंने ले रखा है। संधारित्र कैपेसिटर का उपयोग विद्युत सर्किट में किया जाता है। यह उपकरण को निम्न से किसकी अधिक आवश्यकता होती है? किसकी आवश्यकता होती है? करंट की होती है। किसकी होती है? करंट की होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20, द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ऑफ द अरेंजमेंट ऑफ अ रेजिस्टेंस शोन इन एडजॉइनिंग फिगर बिटवीन द पॉइंट्स ए एंड बी इस बिंदु ए और बी के बीच आकृति में दिए गए प्रतिरोध की व्यवस्था के समतुल्य प्रतिरोध है। बताओ भाई इसका आंसर। क्वेश्चन ये देख लो भाई, समतुल्य प्रतिरोध बताना है। क्वेश्चन ये है, ऑप्शन से दिखा देता हूँ, 6 ओम, 8 ओम, 16 ओम और 24 ओम। कोई दिक्कत है तो आप मुझे डेफिनेटली आज कर सकते हो। स्क्रीनशॉट निकालो, अच्छा स्क्रीनशॉट, क्वेश्चन के स्क्रीनशॉट निकाल सकते हो, ऑप्शन के स्क्रीनशॉट निकाल लो, हो गया। देन PDF टेलीग्राम से डाउनलोड कर लेना। बाय बाय, टेक केयर एंड जय हिंद फॉर वॉचिंग द वीडियो, थैंक यू।